इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर एंड इंक्रीजिंग लोड, यानी कि लोड हम लगातार बढ़ा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगातार बढ़ा रहे हैं। जब डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है तो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से इसका शेप चेंज होना शुरू हो जाएगा। शेप चेंज क्या होगा कि थोड़ा यह और लंबा हो जाएगा, है ना। थोड़ी देर बाद ये ऐसा दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एंड पे हम लोगों ने फिक्स कर रखा है, दूसरी तरफ से खींच रहे हैं। किसी किसी में क्या होता है, मशीन से दोनों तरफ से खींचते हैं, किसी किसी में ऐसे खींचते हैं, किसी में ऐसे खींचते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन क्या है, शेप चेंज हो जाना ही स्ट्रेन कहते हैं। वैसे अगर आपको फॉर्मूले नहीं मालूम है तो समझ लीजिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब इस पूरे ग्राफ में कुछ माइलस्टोन्स हैं, उन्हें समझना होगा। ए बी सी डी ई मैंने मार्क कर रखे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है पॉइंट ए, जिसको हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वैसे ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो उस स्ट्रेस को बोला जाता है। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे, स्ट्रेस को बोला जाता है तो आप इसे मिला देंगे, पैरेलल लाइन खींच लेंगे। सो दिस पॉइंट, द मेजर ऑफ दिस स्ट्रेस वैल्यू इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो आता है पॉइंट बी। आप बताइए कि पॉइंट बी क्या है, बोलिए। इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अंतर क्या है ये समझिए। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यह है कि इस पॉइंट ए तक, ओ से लेके ए तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि जितनी स्ट्रेस बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ेगी, जितनी स्ट्रेन बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रेस बढ़ेगी। बिल्कुल 1 to 1 चलेगा, मतलब कि जो भी प्रोपोर्शनैलिटी है, यंग्स मॉडुलस जो भी है उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को वैल्यू में रखा जाए, ये 10 किया, ये 15 हुआ, तो ये 20 किया, तो ये 30 हुआ, ये 40 किया, है ना, तो ये 60 हो गया, है ना। मैं डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया, 4 टाइम्स हो गया तो ये भी 4 टाइम्स हो गया। इस तरह चलता रहेगा, है ना। जो भी प्रोपोर्शन है वो मेंटेन रहेगा। इसीलिए इसे ओ से लेके ए तक हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस पॉइंट पर कहीं पे भी ए के पहले कहीं पे भी अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग स्ट्रेस हटाना शुरू कर दें, कम करना शुरू कर दें, तो ये नीचे उतरने लगेगा, तो ये भी नीचे उतरने लगेगा और ये इसी रेड लाइन को वापस रिट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा पॉइंट ए तक तो ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन जब पॉइंट बी तक आएंगे तब ए और बी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पॉइंट बी में भी ये रिट्रैक्ट कर लेगा। बट प्रॉब्लम ए और बी में अंतर ये है कि ए तक तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन ए से बी तक कर्व है। तो ये जो पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, यानी कि ओ से लेके ए तक का जो एरिया है, ओ से लेके ए तक की जो लेंथ है, ये रिट्रैक्टिंग लेंथ है, यानी कि इस पे वो वापस लौट कर आ जाएगा। इसी रास्ते जैसे जैसे आप स्ट्रेस कम करते जाएंगे, इसी रास्ते स्ट्रेन भी वापस लौटता आएगा। इसीलिए जो OA है उसका एक नया नाम है, OA का नया नाम है, बोलिए। OA का नाम यह है कि जहां पर ये रिट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिट्रैक्ट along
स्ट्रेट लाइन, लेकिन ओबी जो है यहां पे स्ट्रेट लाइन पे भी रिट्रैक्ट होगा और कर्व पे भी रिट्रैक्ट होगा, इसलिए ओबी का एक नया नाम हो जाता है इलास्टिक रीजन, है ना। तो इलास्टिक रीजन का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो हम लोग ने ये समझ लिया कि यहां तक हुक्स लॉ जो है वो वैलिड है, क्योंकि जब तक स्ट्रेट लाइन है, हुक्स लॉ भी y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की एक स्ट्रेट लाइन, भाई हुक्स लॉ क्या कहता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक मिनट रुक जाइए, कुछ दिखने में क्लैरिटी में प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं सर। तो जैसे हम लोग ने यहां पे y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा, तो इसमें अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये स्लोप ऑफ रीजन या लाइन लिख लीजिए, रीजन तो नहीं है, लाइन है, लाइन OA आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहां पे y होता है यंग्स मॉडुलस। हम क्लेम कर रहे हैं कि इस रीजन में, OA रीजन में हुक्स लॉ फॉलो होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और आप ध्यान से देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे? y कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, इसमें स्ट्रेन मल्टीप्लाई होगा और स्ट्रेस यहां पे है ना। तो अब ये एक तरीके से y इज इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन है ना। स्ट्रेस y डायरेक्शन में है, स्ट्रेन x डायरेक्शन में है, m स्लोप होता है, यानी कि y जो है यंग्स मॉडुलस वो स्लोप है। किसका स्लोप है? इस स्ट्रेट पोर्शन का। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा डेल्टा स्ट्रेस, ये हो जाएगा डेल्टा स्ट्रेन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा स्ट्रेस अपॉन डेल्टा स्ट्रेन, ये बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे कि जो ये स्ट्रेट पार्ट है OA, इसका ही स्लोप हमें यंग्स मॉडुलस दे देगा। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बहुत काम आएगा। अब कभी कभी ये टेन थीटा से भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये 60 डिग्री दे दिया, यंग्स मॉडुलस आपने गेस कर लिया, टेन 60 डिग्री √3 होता है ना। अच्छा, अब आपका यहाँ पे BC रीजन क्या होगा? BC रीजन में क्या हुक्स लॉ फॉलो होगा? नहीं होगा। आपका हुक्स लॉ AB रीजन में भी फॉलो नहीं होगा। आपका हुक्स लॉ केवल OA में ही फॉलो होगा। तो BC रीजन क्या होगा? इनइलास्टिक रीजन होगा। यहां पे क्या होगा कि डिफॉर्मेशन होगा तो वो इसी रास्ते पे हर बार लौट जाए कोई जरूरी नहीं है। अब पॉइंट C जो होगा आपका यील्ड पॉइंट जैसा बन जाएगा, मतलब कि अब यहां पर ये बोलने लगेगा कि भाई जो हम पे खिंचाव आ गया है वो थोड़ा ही बहुत कम होगा, पूरा कम नहीं होगा। हम डिफॉर्मेशन अब महसूस करने लगे हैं, अब हम डिफॉर्मेशन सह सकते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यील्ड पॉइंट का ये मतलब है कि अब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो उसे डिफॉर्म करने में केपेबल है। जब तक हम लोग हुक्स लॉ के अंदर थे तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हट गई वो वापस चला गया, यानी कि वो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा था। यहां तक ये परफेक्ट स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा था। F इज इक्वल टू KX यहां पर वैलिड था। कैसे? देखो, कुछ ना कुछ वैसा ही आ रहा है भाई। स्ट्रेन क्या है? डेल्टा L अपॉन L, और ये कांस्टेंट है। स्ट्रेस क्या है? πr²। मान लीजिए कि अपना जो वायर है वो सिलिंड्रिकल है, जैसे हम लोग ने ऐसा बनाया था,
तो सिलिंड्रिकल वायर को हम लोग खींच रहे हैं तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, अप्लाइड फोर्स ये है। तो देखो यार ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम लोग डेल्टा एल को नया नाम दे दें एक्स और y पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, इसे नया नाम दे दें k। तो F इज इक्वल टू के एक्स जैसा नहीं हो जाएगा, और F इज इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग के लिए ट्रू होता है। तो समझ में आई बात। जैसे ही इस वायर से डिफॉर्मिंग फोर्स हमने हटा ली, वैसे ही ये वायर वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। तो इसका मतलब हुक्स लॉ जब तक फॉलो होगा तो ये वायर एक परफेक्ट स्प्रिंग की तरह काम करेगा। F इज इक्वल टू के एक्स वहां पे वैलिड होगा, Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वहां पर वैलिड होगा। अब जब हमने थोड़ा ज्यादा खींच दिया तो यहां पर ये बिल्कुल परफेक्ट स्प्रिंग की तरह नहीं काम करेगा, लेकिन ठीक ठाक स्प्रिंग की तरह काम करेगा। ये तब भी वापस रिट्रैक्ट कर जाएगा इसी पॉइंट पे, इसी पाथ पे। लेकिन जब हम लोग पॉइंट सी पे आ गए तब ये इस पाथ पे रिट्रैक्ट नहीं करेगा, ये एक नया पाथ अपने आप में डिसाइड करेगा। नया पाथ जो डिसाइड करेगा वो कुछ इस तरह होगा। कैसा? स्ट्रेट लाइन तो होगी, वो स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगी। तो हमने क्या किया, लगातार स्ट्रेस बढ़ाते गए, डिफॉर्मेशन आता रहा आता रहा आता रहा, और इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेस कम करना शुरू कर दिया। तो कम करने में वो वापस इस पाथ में ना आने की बजाय इस पाथ पे आया, और उसके बाद एक परमानेंट डिफॉर्मेशन इन उसमें आ गया। यही अगर मान लीजिए लेंथ जो है वो 1 मीटर की है, मान लीजिए लेंथ 1 मीटर की है, तो हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर L1 डाल दिया तो स्ट्रेन बोले या डेल्टा एल बोले एक ही बात है। इसका मतलब ये जो डिफॉर्मेशन है यूनिट लेंथ का की रॉड में जो डिफॉर्मेशन है वो ये परमानेंटली उसमें दिखने लगेगा। अब हमारी स्प्रिंग अगर खिंच गई है तो छोड़ने के बाद वापस दबेगी तो, लेकिन पूरा अपनी ओरिजिनल लेंथ पर नहीं आएगी, थोड़ी लंबी रहेगी। आपने जो चटपट वाला पेन होता है उसमें स्प्रिंग लगी होती है, उसको जरूर कभी ना कभी खींचा होगा। तो खींचने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो खिंच जाती है तो खिंच ही जाती है, फिर वो पेन के चटपट करने लायक नहीं बचती है। तो वही परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि अब लंबा हो गया तो हो गया, अब वापस अंदर नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये नया पाथ वो रिट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे जाएगा और अब नया पाथ ट्रेस करेगा या क्रिएट करेगा। तो पॉइंट सी जो है हमारा यील्ड पॉइंट है। अब पॉइंट सी डी में आ गए तो हम लोग यील्ड पॉइंट के भी आगे बढ़ गए, और अब हम लोग पहुंच गए प्लास्टिक रीजन में। प्लास्टिक रीजन का मतलब ये है कि अब इधर हम लोग बनाएंगे अगर, तो ये ऐसा भी नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जो डिफॉर्मेशन आ गया सो आ गया, है ना। यहाँ पे डिफॉर्मेशन और ज्यादा होगा। यहाँ तो फिर भी मतलब यार नए पाथ पे आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि हम फिर से पिचकें। इस जगह ये पिचकने की भी कोशिश नहीं करेगा, वो प्लास्टिक रीजन होगा। तो सीडी में जब आ गए तो प्लास्टिक रीजन में आ गए। अब हमारा पॉइंट डी क्या है? पॉइंट डी वही है अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है। सो दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस पे जाने के लिए देखिए कि अब थोड़ी ही फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, थोड़ा सा ही स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिफॉर्मेशन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बाद में ये मैं थोड़ी सफाई कर दूंगा, चिंता मत करिए, अभी आप समझने पे फोकस करिए। तो पॉइंट डी अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया, जो कि कोई वायर की क्षमता है कि वो बर्दाश्त कर सकता है। अब अल्टीमेट स्ट्रेस पे ये बिल्कुल एक
विस्कस लिक्विड जैसा, टूथपेस्ट जैसा बिहेव करेगा। समझे? जो वायर है अपना काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कोई वायर ले ऐसे 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 मोड़े तो जो मुड़ने का पॉइंट होता है वहां पे वो गर्म हो जाता है। तो वही चीज यहां पे हो जाएगी। यहां पर विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करेगा वायर अपना, काफी गर्म हो चुका होगा। लेकिन पूरा वायर नहीं, जिस जगह मतलब फेलियर दिखना शुरू होगा, अब यहां पर आपको इस पूरे रीजन से यहां तक आते आते आपको वायर में कहीं ना कहीं इस तरह दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई अब ये लग रहा है कि किसी भी वक्त टूट सकता है। और टूट जाएगा जब, कभी ना कभी ऐसा होगा कि टूट ही जाएगा। तो जब ऐसा बन जाएगा, इसके बाद आप चाहे अप्लाइड स्ट्रेस कम भी करते रहे, फिर भी वो अपने टूटने के क्रम को छोड़ेगा नहीं। इट विल स्टिल ट्राई टू फेल। यानी कि आप पॉइंट डी को अगर क्रॉस कर गए तो स्ट्रेस कम करने से कोई फायदा ही नहीं है, वो फिर भी टूटना ही चाहता है, ब्रेक होना ही चाहता है। इसीलिए पॉइंट ई पे जब आ गए तो हम लोग कहां आ गए? ब्रेकिंग स्ट्रेस पे आ गए। ब्रेकिंग स्ट्रेस का एक और बढ़िया नाम होता है टेंसाइल स्ट्रेस। और इसीलिए जो रीजन डीई है उसको फ्रैक्चर रीजन बोलते हैं, फेलियर रीजन बोलते हैं। कि इस रीजन पे वो कहीं पे भी टूट सकता है, थोड़ा मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। अब एक बार पूरी स्टोरी फिर से समझ लेते हैं। रीजन ओ ए में, यानी पॉइंट ओ से धीरे धीरे हम लोग ने स्ट्रेस बढ़ाना शुरू किया तो डिफॉर्मेशन भी बढ़ना शुरू किया। और इस पूरी जर्नी में जब हम चाहें अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड स्ट्रेस हटा दें तो ये वापस लौटकर अब ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक पॉइंट ए तक ना पहुंच जाए। पॉइंट ए के जस्ट पहले किसी भी पॉइंट पे हम लोग हों तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ को पकड़ लेगा। लेकिन ये हुक्स लॉ के बाहर के रीजन में अगर आ गए, हम लोग रीजन ओबी में आ गए, तो हम लोग तो इस पूरे रीजन को इलास्टिक रीजन इसलिए कहते हैं। यहां भले हुक्स लॉ फॉलो ना हो रहा हो, बट फिर भी इस पॉइंट तक कैपेसिटी है कि वो वापस ओरिजिनल लेंथ पर आ जाए। यहां पे क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पे चलता है कि जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है रीजन ए बी में, है ना। अब उसके बाद जब बीसी में चले गए तो बीसी इनइलास्टिक रीजन है। अब यहाँ पे ये फेल होएगा तो ये वापस यहाँ पर जब फेल होना नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जब अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड स्ट्रेस हम हटा देंगे तो ये लौट कर किसी दूसरे पॉइंट पे आएगा और एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा और ओरिजिनल लेंथ पर हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। यहां तक टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल रहेगा, बहुत ज्यादा गर्म वगैरह स्प्रिंग आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जब सीडी रीजन में चले जाएंगे, प्लास्टिक रीजन में चले जाएंगे तो लगातार ये गर्म होता हुआ दिखाई देगा। अल्टीमेट स्ट्रेस जब लगने लगेगा तो उसमें फेलियर, आपको फेलियर पॉइंट क्लियरली दिखने लगेगा कि ये भैया अब लग रहा है टूटने वाला है। जब फेलियर पॉइंट दिखने लगेगा तो एक टाइम पे फेल भी हो जाएगा। जब पॉइंट डी आपने क्रॉस कर लिया उसके बाद स्ट्रेस कम करना भी कोई हेल्प नहीं करेगा, वो फिर भी फेल होगा। तो पॉइंट ई में आ गए तो हम लोग ने ब्रेकिंग स्ट्रेस लगा दिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस, यही ज्ञान यहाँ पे जरूरी है। और ब्रेकिंग स्ट्रेस का नया फैंसी नाम टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, टेंसाइल इसलिए क्योंकि हम लोग टेंशन देके उसे तोड़ रहे हैं। डीई जो है वो फ्रैक्चर रीजन है, फेलियर रीजन है। इस डीई रीजन में वो ब्रिटल नेचर में आ जाता है। कोई भी मतलब इवन मेटल भी ब्रिटल नेचर दिखाना शुरू कर देता है। और सीडी जो है वो प्लास्टिक रीजन है, जहां पे जो भी डिफॉर्मेशन आ गया है वो परमानेंट है, वो बना रहेगा। और
वापस लौटने की कोई, जैसे ये पॉइंट पे हम लोगों ने ऐसे टेढ़ा जोड़ा है, लेकिन इस रीजन में अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, तब हम लोग डिफॉर्मेशन देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधा वर्टिकली जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्लास्टिक रीजन का मतलब है जितना खींच दिया उतना खींच गए, है ना, बिल्कुल आटे की तरह। तो ये पूरी स्टोरी हम लोगों ने समझ ली। कुछ बुक्स में पॉइंट ई को फ्रैक्चर पॉइंट भी बोला जाता है, मतलब ये अगर टेंसाइल स्ट्रेस इसको बोलेंगे, मतलब ये स्ट्रेस वैल्यू को, और इस पॉइंट को बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। तो अगर पॉइंट डी और ई बहुत पास है तो मटेरियल हमारा कैसा है, ब्रिटल है। और अगर पॉइंट डी और ई बहुत दूर हैं तो मटेरियल हमारा कैसा है, डक्टाइल है। और ब्रिटल मटेरियल का बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल ग्लास है। एक बार हथौड़ा मारो कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। स्लेट हो गया, और भी एग्जांपल है एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब भी ब्रिटल मटेरियल है। डी और ई बहुत दूर है तो डक्टाइल हो जाएगा। डक्टाइल मटेरियल में सबसे ज्यादा वैसी ही चीजें आती हैं जो वायर बनाने के काम आती हैं। सबसे ज्यादा बिजली का वायर जो यूज होता है वो कॉपर का होता है, इसलिए कॉपर वायर। डक्टिलिटी का मतलब ही है एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन वायर्स, है ना। एल्यूमिनियम है, और इवन स्टील के जो वायर होते हैं वो भी डक्टाइल है। स्टील के वायर यूज होते हैं, जो रावण वाले खंभे होते हैं उसमें लॉन्ग रेंज बिजली ट्रांसमिशन करते हैं, वो स्टील के बने होते हैं, इतने मोटे होते हैं वो।